हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनिंग विल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस की जो वर्कशीट नंबर 32 है इसको सॉल्व करेंगे, जिसकी डेट है 17 सितंबर। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम आएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में आखिर किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसे हम देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया वो सीक्वेंस में आया, वो स्टेप बाय स्टेप आया, एक ही दम से नहीं आया। इसलिए इसे यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कहते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हुई फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, 1789 में। इसके बाद आई नागरिक संहिता, या फिर जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, 1804 में। इसके बाद वियना की संधि हुई थी 1815 में। उदारवादियों की क्रांति हुई 1848 में। जर्मनी का एकीकरण हुआ 1866 से 1871 में। इसी दौरान इटली का भी एकीकरण हुआ 1859 से लेकर 1871 तक में। ये जो था यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। यानी फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके जो क्रांतिकारी थे उन्होंने शुरुआत से ही कुछ ऐसे कदम उठाए थे, कुछ ऐसे काम किए थे जिससे कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई थी। इसके बाद नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया। यानी जो भी क्रांतियां हो रही थी प्रशासनिक तौर पर, उनको सुधारने के लिए नेपोलियन ने कुछ सुधार किए, जिनमें से एक थी 1804 की नागरिक संहिता, या फिर जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब थे। यानी जो उदारवाद की जो भावना पैदा हुई थी, उदारवाद जो आया था 19वीं सदी के शुरुआत में, वो किससे मिलता जुलता था? राष्ट्रीय एकता से। मतलब राष्ट्रीय एकता में की जो विशेषताएं होती है या जो बातें आती हैं, वही बातें उदारवाद में भी आती हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। अब इसके लिए क्या दिया हुआ है? संविधान आधारित शासन। संविधान आधारित शासन का मतलब है संविधान पर आधारित एक शासन होगा, देश में संविधान होगा, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा देश को। दूसरा है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार। यानी समानता, एक समानता रहेगी लोगों में, लोग स्वतंत्र रहेंगे, भाईचारे की भावना होगी। इस तरह के विचारों को इसमें शामिल किया गया था। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लाया गया था। नया फ्रांसीसी जो तिरंगा था उसे बनाया गया देश के लिए, फ्रांस के लिए। नेशनल असेंबली का गठन किया गया मीटिंग्स के लिए, देश में जो भी कार्यभार होगा वो सब संभालने के लिए नेशनल असेंबली को स्थापित किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। यानी कि देश के, फ्रांस के अंदर जो भी स्टेट में सामानों का आना जाना होता था, उस पर जो टैक्स लगाते थे उसको माफ़ कर दिया गया था। माप तौल की एक समान व्यवस्था कर दी गई थी। मापने का जो मेज़रमेंट का जो तरीका था वो एक कर दी गई थी। अब फ्रांस में फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की साझा भाषा, यानी कि राष्ट्र की भाषा बना दी गई थी सभी के लिए। आगे देखते हैं 1804 की नागरिक संहिता। अब इसमें क्या था?
जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। जन्म के दौरान या जन्म से ही जिन लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिलते थे उसको ख़त्म कर दिया गया था। कानून के सामने समानता, अब कानून के सामने सभी को समानता दी जाएगी। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया कानूनी तौर पर। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, यानी देश के बागडोर को चलाने के लिए प्रशासन को डिवाइड कर दिया गया और उनको पावर्स दी गई जिससे कि देश का जो शासन है वो अच्छे से चल सके। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, यानी ज़मींदारी जो व्यवस्था थी उसका अंत कर दिया गया था, सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया था। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों में से मुक्ति की गई थी, यानी किसान थे जिन लोगों ने उनको ज़मीनों पर काम करने के लिए गुलाम बनाया हुआ था, इस प्रथा से भी मुक्त कराया गया। जागीरदारी शुल्क, यानी जैसे कि उस टाइम पर लोग अगर कुछ कर्जा ले लेते थे, उस कर्जे को चुकाने के लिए वो गुलाम बन जाते थे उन लोगों के जिन्होंने उन्हें कर्जा दिया, तो इस से भी मुक्ति दी गई, उनके कर्जों को माफ़ कर दिया गया। नेक्स्ट है, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। शहर में जो भी कारीगर काम कर रहे थे उनके लिए एक संघ बना हुआ था जो उन पर नियंत्रण रखता था, तो उस संघ को भी हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद, राजनीतिक आर्थिक तौर पर देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या बातें थी। सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत, यानी राजतंत्र का अंत कर दिया गया था उदारवादी राष्ट्रवाद में। संविधान आधारित शासन सेम है, संविधान पर आधारित होगा देश का शासन। इसके अलावा संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित संसद बनाई जाएगी, संसदीय सरकार होगी जिसमें कि एक प्रतिनिधि होगा जो कि देश की बागडोर को संभालेगा। विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया, जैसा कि मैंने बताया, जन्म से या फिर कुछ कैटेगरीज को जो भी विशेष अधिकार स्पेशल राइट्स मिले हुए थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। कानून के समक्ष समानता, सभी को कानून के सामने जो है समानता दी गई, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई जात पात का भेदभाव नहीं था, कोई अमीर गरीबी नहीं थी, कानून के सामने सभी समान थे। मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं, यानी कि वहाँ पे वोट डालने का अधिकार तो दिया गया, इस चीज़ का समर्थन किया गया, लेकिन वो सबको नहीं मिली। कैसे? जैसे हम भारत में 18 साल के बाद सभी वोट डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर ये अलग था। बाज़ार मुक्त कर दिए गए थे, यानी बाज़ारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, उन्हें मुक्त कर दिया गया था। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, अब जो वहाँ की वस्तुएं थी या फिर सेवाएं थी वहाँ पर भी जो टैक्स लग रहे थे या फिर प्रतिबंध थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, यानी 1804 की जो नागरिक संहिता थी जिसे कि नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं ये देख लेते हैं। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं निम्न हैं। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति, जैसा कि मैंने समझाया, जन्म पर आधारित जो भी लोगों को विशेष अधिकार मिल रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था, यानी कि कानून के सामने सभी को समानता दी गई थी, उनको सभी को न्याय जो मिलेगा वो समान रूप से मिलेगा, और संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी तौर पर सुरक्षित कर दिया गया था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, यानी कि जो प्रशासन था उसको विभाजित करके जो देश की बागडोर थी उसको आसान बनाया गया, सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जो कि सामंतवाद था या फिर जमींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया, यानी कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसने राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत बनाया। आइए देख लेते हैं आंसर।
फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को निम्न प्रकार से मजबूत किया। संवैधानिक शासन का होना, यानी संविधान बनाया गया था जिसके तौर पर या जिसके तहत देश का शासन चलेगा, इसने राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान की थी। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार का होना, यानी जो देश का संविधान बनाया गया था उसमें समानता दी गई थी, लोगों को स्वतंत्रता दी गई थी और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना या फिर विचार के बारे में बताया गया था, जिसने राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा मजबूती प्रदान की थी। नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया था। नेशनल असेंबली का गठन किया गया था देश की बागडोर या मीटिंग्स के लिए। आंतरिक आयात और निर्यात के शुल्क को समाप्त कर दिया गया। जो भी देश के आंतरिक तौर पर आयात निर्यात ट्रांसपोर्टेशन होती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उसके टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था। फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा बना दी गई। ये है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद जो कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में आया था, उसकी क्या विशेषताएं थी, तो उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं निम्न हैं। सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत होना। सहमति पर आधारित सरकार यानी सभी की सहमति से, जो देश के जो लोग हैं उनकी सहमति से एक सरकार बनेगी जो कि सरकार चलाएगी और राजा का जो शासन है उसे खत्म कर दिया गया। संविधान पर आधारित शासन होगा, संविधान बनाया जाएगा जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसके तहत देश का शासन चलेगा। संसदीय सरकार बना दी गई। सरकार जो थी वो देश में हो रहे सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस करती थी, लोगों की परेशानियों का समाधान ढूंढती थी। विशेष अधिकारों का अंत किया गया था। जन्म पर आधारित या कुछ कैटेगरीज पर आधारित जो उन लोगों को विशेष अधिकार मिलते थे उनको भी खत्म कर दिया गया था। कानून के समक्ष समानता मिली थी सभी को, सभी समान हैं और न्याय सभी को मिलेगा एक समान। मुक्त बाजार का होना, बाजार को भी मुक्त कर दिया गया था, ये भी उदारवादी राष्ट्रवाद की एक विशेषता है। मताधिकार का समर्थन किया गया, यानी कि लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, ये भी उदारवादी राष्ट्रवाद की एक विशेषता में आता है। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? मतलब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी जिसने उसके राष्ट्रवाद में मजबूती प्रदान की थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले विचार क्या थे? आइए देख लेते हैं आंसर। फ्रांसीसी क्रांति के समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार से हम अधिक प्रभावित हैं। यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो संवैधानिक रूप से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार थे, उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि इन्हीं विचारों ने क्रांति के दौरान वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। यही वो विचार थे जिनकी वजह से वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने अपने राष्ट्रहित को आगे रखते हुए आंदोलन किए। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। और इस तरह हमने आज की ये जो वर्कशीट थी सोशल साइंस की, इसे हमने सॉल्व किया है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।